Welcome to the YouTube channel बच्चों. Myself Pushpa teacher. Today we are going to discuss about lesson number 1 chemical reactions and equations, activity 1.2 and 1.3, and the further topic that is balancing chemical equations. What specially I am going to explain you over here is activity 1.2 and 1.3 क्यों हमें समझना ज़रूरी है. तो the thing is, जैसे हमने ऑलरेडी इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में देख लिया है कि केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. तो अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 मैं हमें क्या समझाया है पहले वो समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्यों एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 समझना ज़रूरी है. या फिर मैं अभी बता दूँ आपको कि कैसे आपको पता चलेगा कोई भी चीज़ में कि केमिकल चेंज हुआ है. एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई भी आयरन का मेटल है तो उस मेटल को क्या होता है कि यूजुअली रेनी सीजन में हम बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रख देते हैं. तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप उस पर देख सकते हो कि एक ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट. तो दिस प्रोसेस इज़ यूजुअली व्हाट वी कॉल इट एज करोजन. इसी को हम एक केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं. सो हाउ डिड आई केम टू नो दैट देयर हैज़ बीन अ केमिकल चेंज. तो वो मुझे ऐसे पता चला माय डियर स्टूडेंट्स कि जब मैंने उसका फिजिकल अपीयरेंस देखा तब. एंड सेकेंडरी थिंग, मुझे उसमें से कुछ उसके ऊपर मैंने हाथ को टच किया तो कुछ पाउडर टाइप चीज़ें मुझे मिली. तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो चीज़ें आपके पास सामने रखी है, सपोज दिस इज़ वन थिंग एंड दिस इज़ अदर वन, इट इज़ एन एसिड और इट इज़ एन बेस और एल्स इट कैन बी अ सॉल्ट. इन दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो कुछ तो केमिकल मैजिक हुआ. वो केमिकल मैजिक हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एट द एंड हमको वो कंक्लूजन मिलेगा. पहले देख लेते हैं कि एक्टिविटी 1.2. एक्टिविटी 1.2 में हमें क्या बोला है बच्चों, दैट वी आर बीन गिवन टू टाइप्स ऑफ केमिकल्स. Okay, first chemical which is given to us is chemical number 1 which we call it as lead nitrate. क्या बोलते हैं इसे हम, lead nitrate, and the formula of lead nitrate is PbNO3 twice. The formula of lead nitrate. And second chemical which they have given to us is potassium iodide. कौन सा सेकेंड केमिकल हम उन लोगों ने दिया है, तो इट इज़ पोटेशियम आयोडाइड. एंड द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम आयोडाइड इज़ Ki. इट्स ओनली Ki. अब वो फॉर्मूलाज कैसे आए हैं वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन 9th स्टैंडर्ड. अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि फॉर योर सरप्राइजिंग, अगर मैं आपको ये दोनों केमिकल्स दे दूँ, इन दोनों केमिकल्स को अगर आप कंबाइन करते हो तो व्हाट चेंज यू आर गोइंग टू सी. सो चलो लेट अस लुक एट द एक्टिविटी कि हमने इनको मिक्स कर दिया तो मुझे क्या मिला. तो मिक्स करने के लिए अभी मैं इसे लिख देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, दैट इज लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस. सेकेंड केमिकल विच आई हैव इज पोटेशियम आयोडाइड. लीड नाइट्रेट को जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया, एक्चुअली में मैंने ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में परफॉर्म किया है. तो बच्चों जब मैं ये दोनों केमिकल को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देती हूँ ना, तो मुझे क्या है ना कि येलो कलर के कुछ सॉलिड क्रिस्टल पार्टिकल्स टाइप जो चीज़ें मुझे मिलती है उसे एक्चुअली हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. ये प्रेसिपिटेट वो होता है कि जो आपके सोल्यूशन के अंदर घुलेगा नहीं, मतलब सोल्यूशन में मिक्स नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशन में आपको ऊपर ऊपर वो चीज़ें देखने मिलेगी. तो वो जो मुझे पार्टिकल्स देखने मिले उनका एग्जैक्ट फार्मूला क्या था, तो वो जो मुझे पार्टिकल्स मिले वो थे मुझे पोटेशियम नाइट्रेट के मिले. कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया, लीड जो कि पॉजिटिव आयन है, नाइट्रेट नेगेटिव आयन है, पोटेशियम पॉजिटिव आयन है, आयोडाइड नेगेटिव आयन है, इन दोनों को अब आप कंबाइन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज़ लीड आयोडाइड, एंड आपको यहाँ पे मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट. तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, KNO3 प्लस अब हमारा क्या बच गया है, लीड आयोडाइड, दैट इज़ PbI2. ठीक है. अब ये लीड आयोडाइड एज वेल एज पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें से पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो यूजुअली येलो कलर के सॉलिड पार्टिकल्स हैं. तो मुझे कैसे पता चला कि केमिकल चेंज हुआ, मुझे इसीलिए पता चला ना कि जब मैंने इन दोनों को मिक्सअप कर दिया. इनिशियली लीड नाइट्रेट का कलर क्या था, वाइट कलर, ठीक है, और ये कलरलेस था. इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो यहाँ पे मुझे येलो कलर के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिले, मतलब कलर चेंज हुआ ना, और इसका तो कोई कलर नहीं है, वाइट ही एज इट इज़.
तो ये कलर चेंज होने की वजह से मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है। तो हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज के लिए हम बोल देंगे कि अगर कलर चेंज होता है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। इसी तरीके से अब हम एक्टिविटी 1.3 देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या समझाया है। तो एक्टिविटी 1.3 जो है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक्टिविटी 1.3 में हमें क्या समझाया बच्चों, तो ये बोला है कि समझो आपके पास एक फ्लास्क है, फ्लास्क लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, आपने बहुत बार देखा होगा। उस फ्लास्क के अंदर मैंने सॉल्यूशन रख दिया है। चलो मैं आपके लिए बना देती हूँ फ्लास्क। ये हो गया हमारा कॉनिकल फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या ऐड किया है, तो हमने सॉल्यूशन ऐड किया है। कौन सा सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन है मेरा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा ऐड किया है मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो H2SO4। उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया है, तो इसको यहाँ से मैंने बंद कर दिया। कैसे बंद किया है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉर्क, रबर स्टॉक एज वेल एज कॉटन, कोई भी चीज़ लेके मैं इसको बंद कर सकती हूँ, ठीक है। पर यूजुअली मैंने क्या डाला यहाँ पे, तो एक कॉर्क डाला। जो यहाँ पे ओपन था उस स्पेस में से वहाँ पे मैंने ग्लास की ट्यूब डाल दी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेरा रबर कॉर्क और ये हो गया मेरा ग्लास ट्यूब। अब मैंने क्या किया कि सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है तो चेंज तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है कि केमिकल चेंज होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपलसरी है कि एटलीस्ट हमारे पास या तो 2 एलिमेंट्स होने चाहिए या तो फिर 2 कंपाउंड होना चाहिए। वो 2 कंपाउंड में से तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही कंपाउंड है ना, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरे सरप्राइजिंग के लिए मैंने इसमें केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं देखने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर से छोटे छोटे मैंने जिंक के पार्टिकल्स रख दिए। क्या ऐड किया बच्चों, मैंने जिंक के पार्टिकल्स। अब इनिशियली जब सल्फ्यूरिक एसिड था तब मैंने इसको टच करके देखा आउटर सरफेस से, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था, इसके अंदर कोई वाटर बबल्स नहीं बन रहे थे। अब मैंने जिंक के पार्टिकल्स अंदर डाल दिए। तो अब मैंने थोड़ी देर के बाद क्या देखा, तो थोड़ी देर के बाद मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स बन रहे जो कि गैस के हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने जिंक अंदर डाल दिया उसके थोड़ी देर के बाद मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स बन रहे हैं। क्यों ऐसे पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स बने हैं वो किसके हैं, तो उसके लिए हम एक बार इक्वेशन लिख के देख लेते हैं कि भाई एक्चुअली में क्या केमिकल चेंज हुआ है। तो इक्वेशन लिखना हो तो अब हम क्या लिखेंगे कि H2SO4 जो कि मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है और उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है, जिंक। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है और सल्फेट नेगेटिव आयन है। जिंक भी हमारा क्या है, तो पॉजिटिव आयन है जिसकी चार्ज है +2 और इसकी -2। तो अब ये मुझे क्या प्रोडक्ट देगा, ZnSO4। क्या देगा वो मुझे, ZnSO4। बदले में और क्या रिलीज़ कर रहा है वो, H2 जो कि एक हाइड्रोजन गैस है। और जब भी कोई गैस रिलीज़ होती है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन एरो मार्क। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था उसके अंदर जिंक डालने की वजह से जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है। तो हाइड्रोजन एक गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो बबल्स बन रहे हैं, अब आप मुझे बता सकते हो कि ये बबल्स किसके हैं, तो ये है हाइड्रोजन गैस की। समझ में आया। तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, मुझे इसीलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। समझ में आया। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग कभी भी आप देखो। और एक और चीज़, हाँ, कि यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क पे भी हम टच करेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं, तो आपको क्या क्या देखना है, चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जो भी चेंज स्टेट में वो चेंज हुआ। फिर उसके बाद चेंज इन कलर, फिर उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर,
कभी भी कोई भी केमिकल्स, दो या दो से ज़्यादा, अगर हम उन्हें साथ में रख रहे हैं, इन चारों में से ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि सभी केमिकल रिएक्शंस में ये चारों के चारों चीज़ें हों। इसमें से कोई एक चीज़ ही हो सकता है या कोई दो चीज़ हो सकता है कि सभी के सभी चीज़ें हों। एग्जाम्पल अगर हम इसी इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें इसका स्टेट तो चेंज नहीं हुआ है, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन गैस इवॉल्व हुआ है एज वेल एज टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे एक्वेशियस सोल्यूशन के फॉर्म में था और ये यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था। तो अभी यहाँ पे जिंक सल्फेट भी कौन से स्टेट में है, एक्वेशियस स्टेट में होगा, और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में है। तो एक्वेशियस का तो एक्वेशियस है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती कि यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हुआ है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ है, मतलब केमिकल चेंज हुआ है। और मैंने यहाँ पे टच करके देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इनका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। सो विद दिस आई कैन कंक्लूड कि कभी भी कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर हमें दिए जाते हैं तो उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो हम इन चार चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से डेफिनेटली 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। क्या होता है बैलेंसिंग इक्वेशन? तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी इक्वेशन सिर्फ नॉर्मली मेरे पास रॉ फॉर्म में होता है, जिसका नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पे सेम नहीं होता, तो उसे हम कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। अब वही अगर मुझे इक्वल करना है, दैट मीन्स मुझे बैलेंस करना है। ये बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? सो देयर इज़ अ रूल दैट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोल रहा है कि जितने मेरे रिएक्टेंट के साइड पे एटम्स होंगे, चाहे वो कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, उतने ही मेरे प्रोडक्ट के साइड पे भी एटम्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे समझो कि 6 एटम्स हैं तो यहाँ पे भी 6 एटम्स ही होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोल रहा है कि आपके पास अगर कोई भी रिएक्टेंट है जो कि केमिकल चेंज होने का वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में सिर्फ जा रहा है ना, उसका मास तो कहीं पर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, उसका मास तो कहीं पर रिलीज़ भी नहीं हो रहा है, उसका मास कहीं पर वेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्यों आप बोल रहे हो कि भाई एटम्स कम हैं? वो कभी भी कम नहीं हो सकता। समझ में आए? नहीं समझ में आए तो अगेन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि देखो N2 प्लस H2 विल गिव्स यू NH3। अब यहाँ पे N2 क्या है? नाइट्रोजन है। H2 क्या है? हाइड्रोजन है। और NH3 क्या है? तो अमोनिया है। कभी कोई भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उनके नीचे उनका पूरा नाम लिखना ज़रूरी है, इट्स अ रूल। और यहाँ पे ये क्या है? इट इज़ अमोनिया। क्लियर यहाँ तक? अब बच्चों ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नाइट्रोजन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट के साइड पे हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट माई LHS एंड दिस इज़ व्हाट माई RHS। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है? कोई भी नंबर नहीं है, मतलब इट इज़ इंडिकेटिंग 1। यहाँ पे आप देखोगे तो हाइड्रोजन के कितने हैं एटम्स? 2 हैं, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 हैं, तो कोई भी एंगल से वो बैलेंस नहीं हो रहा है। मतलब नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3। मतलब क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करते हैं? चलो फटाफट उसके रूल्स देख लेते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपके पास इक्वेशन होना चाहिए। उस इक्वेशन को देखो कि वो बैलेंस्ड है या नहीं,
काउंट करके दोनों साइड पे रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट के साइड कि नंबर ऑफ एटम्स सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो उसे हम कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला रूल बैलेंसिंग करने का, तो जो भी आप इक्वेशन लिखते हो, अभी मैं फ़िलहाल सिंपल इक्वेशन से आपको समझा रही हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा वही इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस करने का सबसे पहला रूल कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को बॉक्स बना लो। क्या कर लो आप, बॉक्स बना लो, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि आप यहाँ पे लिस्ट बना लो, मतलब जो जो एलिमेंट्स आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हैं वो कितने कितने आइटम्स हैं उनका एक लिस्ट बना लो। मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एलिमेंट्स, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, तो रिएक्टेंट, और यहाँ पे मुझे लिखना है प्रोडक्ट। क्लियर? एलिमेंट्स में कौन से हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। रिएक्टेंट के साइड कितने नाइट्रोजन हैं, तो 2, और कितने हाइड्रोजन हैं, 2। प्रोडक्ट के इधर कितने नाइट्रोजन हैं, 1, और कितने हाइड्रोजन हैं, 3। बना लिया लिस्ट हमने। फर्स्ट स्टेप था कि उनको बॉक्स बना लो, सेकेंड स्टेप था कि हमारा लिस्ट बनाना है। अब थर्ड स्टेप क्या बोल रहे हैं बच्चों, तो थर्ड स्टेप हमारे लिए ये बोल रहे हैं कि जो भी कुछ पर्टिकुलर आप ये लिस्ट बनाते हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों के साइड पे किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। तो अगर आप ये देखोगे इसमें 2 और 1, मतलब ये वाला ज़्यादा है। फिर उसके नीचे और देख लेते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मतलब ओवरऑल पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सभी एलिमेंट्स को मिला के कौन ज़्यादा है, वहाँ से हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 3 होता है कि आपको सिलेक्शन करना है। तो हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। अब ये कितना है यहाँ पे, तो 3। तो मुझे कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि जिससे ये एज वेल एज ये दोनों इक्वल हो जाए। तो पहले तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे 3 है तो इसको भी मैं 3 कर दूँ। इज़ इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 3 से 6, और यहाँ पे इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो पहला स्टेप मैंने कहाँ किया था, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया। ये कौन सा साइड है, रिएक्टेंट का साइड। किसके पास किया है, हाइड्रोजन के पास किया है। क्या किया है, 3 मल्टीप्लाई किया है, तो उसे अब हम लिखेंगे बॉक्स के आगे। जैसे ही हम बॉक्स के आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 3 2 जा 6। अब मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कितना मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 2। तो अब मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँगी। किया मैंने मल्टीप्लाई। बॉक्स इसीलिए बनाया क्योंकि बॉक्स के आगे नंबर लिखना है। आप ऊपर नीचे कहीं पे भी नंबर नहीं लिख सकते हो, ये बैलेंसिंग इक्वेशन का रूल है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अब देख सकते हो 2 3 जा 6, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, याद रखना बच्चों कि जो भी आपके पास कंपाउंड है जिसके बॉक्स के आगे आपने जो भी नंबर मल्टीप्लाई किया है, वो उस बॉक्स में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेबल कैसे है, क्योंकि ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब इट इज़ 1 1 2 जा 2, तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया है, 2 मल्टीप्लाई हो चुका है। सो दैट इज़ व्हाट, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे पहले से 2 था, इसलिए मुझे अब नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं। सबसे सिंपल बैलेंसिंग इक्वेशन, सिर्फ ध्यान देना है कि कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम। समझ में आया? चलो एक और इक्वेशन मैं भी आपके लिए देती हूँ जो कि सिंपल है, हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, यू कैन प्रैक्टिस दैट। ओके, Fe + H2O, so what it is going to give you, Fe3O4 + H2। इसका टेबल बनाओ और इसका बैलेंसिंग करना शुरू करो। सबसे पहले बॉक्स बनाओ, फिर देखो कि कहाँ पे कौन सी जगह पे ज़्यादा है, और उस हिसाब से आगे बैलेंसिंग करना शुरू करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बाद एट द एंड इफ़ पॉसिबल, ऐसे कंपलसरी नहीं है, इफ़ पॉसिबल तो आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके नीचे
उनका फिजिकल स्टेट मेंशन करना है, वेदर इट इज़ सॉलिड स्टेट, वेदर इट इज़ लिक्विड स्टेट और एक्वेशियस। हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, याद रखना उनके सिम्बॉल्स क्या होते हैं। तो सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, एक और होता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है जो नहीं पता होता है, दैट इज़ एक्वेशियस, AQ। एक्वेशियस का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो पानी के अंदर सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम बोलेंगे एक्वेशियस। और लास्ट जो कि आपको पता ही है जिसको हम बोलते हैं गैसियस, एंड दैट इज़ G। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कल आपको बता दिया था कि बैलेंसिंग इक्वेशन, राइटिंग का केमिकल इक्वेशन, सब कुछ जो अभी हमने डिस्कस किया है। वैसे ही कुछ इक्वेशंस ऐसे भी होते हैं जिनका जो एरो मार्क होता है, ये तो भी बात हो गई कि सिर्फ फिजिकल स्टेट मेंशन करना। कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अभी मैं आपको बोलूँ CO2 + H2O, ठीक है, इट इज़ 6CO2 12 H2O विल गिव्स यू C6H12O6, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। क्लियर? तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट एज वेल एज मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्लोरोफिल। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो एक तो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर, एक हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या यूज़ करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरा हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी वो चीज़ जिसके प्रेजेंस में आपका रिएक्शन का रेट जो है वो और भी ज़्यादा फास्टर होगा। तो याद रखना, जो भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उस केमिकल रिएक्शन के एरो मार्क के या तो ऊपर या तो नीचे हम ये तीनों चीज़ें भी मेंशन करेंगे, और ये करना कंपलसरी है। जैसे वन मोर एग्जांपल आई विल गिव, CO which is going to react with water, that is carbon monoxide, it is a gas which is going to react with H2O which is water। और इस इक्वेशन को कैरी आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा। तो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, कितना दिया आपको पता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू CH3OH विच इज़ नथिंग बट मिथेनॉल। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन लिखने का ये कंपलसरी रूल है कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट जो भी आप यूज़ करते हो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंसिंग आपकी ड्यूटी है। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।